हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद ही ये सेकंड पार्ट देखे, ताकि उसको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप सभी वीडियोस देखना चाहते हो, सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और मैं आपको अब जल्दी से ये बता रहा हूँ कि आपने प्लेलिस्ट को किस तरह से चेक करना है। तो आपने अगर प्लेलिस्ट को चेक करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एजू मैग्नेट सर्च करना है यूट्यूब के सर्च बार में। जैसे ही आप यूट्यूब पर एजू मैग्नेट सर्च करेंगे, आपको इस तरह का पेज खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे व्यू चैनल लिखा होगा, आपने व्यू चैनल पर टैप करना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर टैप करेंगे, आपको इस तरह से ये पेज खुला हुआ दिखाई देगा। ठीक है। विजिट शॉप के नीचे आपको होम, वीडियोस, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट और स्टोर, ठीक है, ये ऑप्शन होंगे। वीडियोस पे टैप करोगे, चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो आपको दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट पे टैप करोगे तो आपको क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। तो ये किसी भी वीडियो को ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको प्लेलिस्ट चेक करनी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप विजिट शॉप या स्टोर में जाते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, रेड रोज एज एन इंडिकेटर। पिछले वीडियो में हमने जो लिटमस के बारे में पढ़ा था, जो एक इंडिकेटर था। इसी तरह से रेड रोज से भी हम इंडिकेटर बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग। आपने अपने आसपास बहुत से रंग बिरंगे फ्लावर्स, फूल देखे होंगे। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर यूजिंग दिस फ्लावर। आपने क्या करनी है, इन फ्लावर्स का यूज़ करके आपने इंडिकेटर बनाने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास है एक्टिविटी 2.3, लेट अस प्रिपेयर। आप देखो, आप कैसे रेड रोज़ हैं जो ये हमारे पास, उससे हम किस तरह से इंडिकेटर बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास जो भी रेड रोज़ है, ठीक है, आपके पास जो भी रेड रोज़ है आपके आसपास, उसकी जो फॉलन पेटल्स हैं, यानी कि जो उसकी अगर पंखुड़ियाँ गिरी हुई हैं, तो आपने उनको इकट्ठा कर लेना है। इट इज़ एडवाइज नॉट टू प्लग फ्लावर। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप फूलों को मत तोड़ें। यू मे पिक पेटल्स ऑफ और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। आप जमीन पर गिरे हुए जो पेटल्स, यानी कि पंखुड़ियां हैं फूल की, और फूल, ठीक है, वो आप उठा सकते हैं। ठीक है, जो जमीन पे पंखुड़ियां गिर चुकी हैं या जो फूल गिर चुके हैं उनको आप उठाइए, आप फूल मत तोड़िए। टेक ए fistful of the collected petals of red roses and wash them with water। आपने एक मुट्ठी भर जो पेटल्स हैं, पंखुड़ी है रेड रोज की, इकट्ठी कर लेनी है और उनको पानी से धो लेना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग ए मोटार एंड पेसल। आपने क्या करना है, फिर उनको क्रश कर लेना है, उनको कुचल लेना है उन पंखुड़ियों को। ठीक है, आपने जो कुंडी सोटे की हेल्प से, मोटार और पेसल की हेल्प से आप उनको कूट लेना है। प्लेस देम इन एक ग्लास टम्बलर। फिर आपने उनको जो आपने जो क्रश कर दी है गुलाब की पंखुड़ियाँ, उनको आपने एक ग्लास टम्बलर में डाल देना है। ये देखो, ये रहा ग्लास टम्बलर, ठीक है, इसमें डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed। आपने क्या करना है, अब उसमें ग्लास टम्बलर में आपने गर्म पानी डाल देना है। इसमें क्या डाल देना है, गर्म पानी डाल देना है। और आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपने फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ कुचली थी वो अच्छी तरह से पानी में डूब जाए। अब क्वेश्चन क्या दिया है, सावधानी क्या दी है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। आपने जो जितने भी ये स्टेप है वो किसी बड़े की देख रेख में करने हैं, खुद नहीं करने, आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए।
कवर द ग्लास टम्बलर विद ए लिड। अब ये जो ग्लास टम्बलर है उसको एक ढक्कन से ढक दें। वेट फॉर 5 to 10 मिनट टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड एंड फिल्टर इट। आपने 5 से 10 मिनट तक फिर क्या करनी है, वेट करना है, इंतज़ार करना है, ठीक है। और जब तक कि क्या हो जाए, जो वाटर में कलर ना आ जाए, ठीक है, वाटर में उन पंखुड़ियों का कलर ना आ जाए तब तक वेट करनी है। एंड फिल्टर इट, और फिर उसको क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है, उनको छान लेना है। द फिल्ट्रेट यानी कि लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। जो आपने फ़िल्टर कर लिया है लिक्विड, ठीक है? अब यही वो लिक्विड है, ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे, इज़ द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट। ये फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, यानी कि फूल का अर्क है। आप कह सकते हैं वो ये फूल का पानी है, ठीक है? लिक्विड है, जो हम किसमें यूज़ करेंगे? एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है? देखो ये देखो, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट है, ये है लिक्विड, ठीक है, जो हम इंडिकेटर के तरह यूज़ करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब दे रखी है आपको, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड दे रखा है, ठीक। अब एक्टिविटी 2.4 लेट अस फाइंड आउट। जो हमने अब ये तैयार कर लिया, अब इससे एक्टिविटी करेंगे हम। प्लेस 10 to 20 drops of the prepared red rose extract in each of two small transparent bottles or test tube। आपने 10 से 20 बूंदें, ठीक है, जो आपने रेड रोज एक्सट्रैक्ट की वो टू स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल में डालनी है। जो ऐसी बोतल में या फिर टेस्ट ट्यूब ले लेनी है आपने, उनमें डालनी है 10 से 20 बूंदें। मार्क देम ए एंड बी। जो आपने दो ट्रांसपेरेंट बोतल ली है या टेस्ट ट्यूब ली है, एक में ए लिख दो और एक में बी लिख दो, जैसे कि ये हमारे पास है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। Add 20-30 drops of a lemon juice in test tube A and 20-30 drops of soap solution in test tube B with the help of the ड्रॉपर। अब आपने क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से 20 से 30 ड्रॉप्स बूंदें किसकी, लेमन जूस की, नींबू के जूस की, टेस्ट ट्यूब ए में, और 20 से 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, साबुन के घोल की बूंदें आपने टेस्ट ट्यूब बी में ड्रॉपर की हेल्प से इनमें इनके अंदर डाल देनी है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। अब आपने ये देखना है कि और रिकॉर्ड करना है कि क्या इन टेस्ट ट्यूब में कोई जो हमारे पास जो इन इसका अर्क अर्क था, गुलाब का अर्क था, क्या उसमें कोई कलर में चेंज आया है। रिपीट द सेम विद अदर सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपने जो एक्टिविटी 2.1 में की थी लेसन के शुरू में, जो मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कराया था आपको, वो सभी सैंपल आपने लेने हैं और बारी बारी सर, ठीक है, इसी एक्टिविटी को आपने क्या करना है, रिपीट करना है। अब देखो क्या है, नेम ऑफ द सैंपल, लेमन जूस लिया। कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल। जब लेमन जूस हमने उसमें बूंदें डाली, ठीक है, तो क्या होगा, और जब सोप सॉल्यूशन डाला तो क्या होगा, जब आंवला जूस डाला तो क्या होगा, ठीक है। देखो जब लेमन जूस हम डालेंगे तो क्या होगा, तो फिर उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। और जो अगर सोप सॉल्यूशन साबुन का पानी डालेंगे तो फिर क्या होगा, तो जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा उसका, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जो रोज़ का एक्सट्रैक्ट है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और सोप सॉल्यूशन क्या होता है, वो बेसिक होता है नेचर में, यानी कि अगर एसिड डालेंगे तो रेड होगा और अगर बेस डालेंगे तो क्या होगा, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये पहले बता दिया, अब इसको पढ़ेंगे हम। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो अपने क्लासमेट के साथ अपने डिस्कस करनी है। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दैट
चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर ऑफ रेड ग्रुप ए टेबल 2.2। जो हमने पिछले वीडियो में किया था ग्रुप ए में जो हमने सब्सटेंस लिए थे उनकी बात ये कर रहा है। ये कह रहा है क्या वे सैंपल जो फूल के अर्क का रंग लाल, ठीक है, लाल के रंग में बदल देते हैं, ठीक है, जो अर्क है तो लाल में बदल देता है, वही है जिन्होंने नीले लिटमस पर रंग लाल में जिन्होंने नीले लिटमस पेपर का रंग लाल में बदल दिया था। तो आपका आंसर होगा हाँ, ये वही है। ठीक है, हमने क्या लिया था, ग्रुप ए में क्या लिया था, लेमन जूस लिया था, आंवला जूस लिया था। अगर वो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा वो अर्क। Are the sample that change the color of the flower extract to a shade of green the same as that change the color of red litmus paper to blue? जो हमने ग्रुप बी लिया था वीडियो 1 में, ठीक है, चैप्टर के शुरू में, तो ये पूछ रहा है कि क्या वही सैंपल, ठीक है, ये पूछ रहा है क्या वे सैंपल जो फूल के अर्क का रंग हरे के रंग में बदल देते हैं वही हैं जिन्होंने लाल लिटमस पेपर का रंग नीले में बदल दिया था। तो इसका आंसर भी होगा यस। ठीक है, हमने क्या लिया था, सोप सॉल्यूशन लिया था और लाइम वाटर लिया था, ये बेसिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, अगर अर्क में डालेंगे इसको गुलाब के अर्क में तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा वो। नेक्स्ट है आर द सैंपल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर और एक्सट्रैक्ट द सेम एज दैट डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर ग्रुप सी। और जो हमने ग्रुप सी में लिया था टेबल 2.2 में, तो इस पे हमें क्या कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। जो भी हमने चीज़ें ली थी जैसे कि चीनी का पानी लिया था, नमक का पानी लिया था, साल्ट वाटर लिया था, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, रंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था लिटमस, ये चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो। ठीक है, आगे कह रहा है ये फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन also be used to test the nature of the substances, hence it is another example of an acid base indicator। आगे वो कह रहा है कि अब देखो, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटी करी है इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट है उसको भी सब्सटेंस की नेचर को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए ये एक एसिड बेस इंडिकेटर का एक दूसरा उदाहरण है। यानी कि रेड रोज़ के अर्क को भी, एक्सट्रैक्ट को भी हम एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो रेड कलर देता है अगर उसमें एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डाला जाए, और ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करेगा, वो ग्रीन कलर देगा। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3। क्या अब आप सब्सटेंसेस का नेचर फिल कर सकते हैं कि क्या होगा टेबल 2.3 में। ठीक, तो टेबल 2.3 में आप, जो मैंने पहले ही बता दिया था, ये थी टेबल 2.3, जो भी एसिड होगा वो रेड कलर देगा, ठीक है, और जो बेस होगा वो कैसा देगा, वो ग्रीन कलर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी सैंपल थे हम उसके बारे, उनके नेचर के बारे में बता सकते हैं इस इंडिकेटर का यूज़ करके। आगे है हमारे पास, we are sure that you will be excited about the above result। हम इस बात पर श्योर हैं कि आप इन रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं ऊपर, उससे क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। वी यू में रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेस विद सम वेजिटेबल फ्रूट और फ्लावर सच एज बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन, एंड रेड हिबिस्कस यानी कि गुड़हल फ्लावर। तो अब ये आगे हमें कुछ बता रहा है कि हमें यकीन है कि आपको जो भी रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उसके कारण आप क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, और आप चुकंदर, बैंगन, ठीक है, चुकंदर का यानी कि जो बीटरूट है, पर्पल कैबेज,
ठीक है, चुकंदर है, पर्पल कैबेज है और टर्मरिक यानी कि हल्दी है, इंडियन गूसबेरी यानी कि जामुन, रेड हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल जैसी कुछ सब्जियों, फलों या फूलों के साथ अर्क तैयार करने और पदार्थों का परीक्षण करने की प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। यानी कि आप इन सब से भी क्या कर सकते हो, आप इन फूलों का यूज़ करके और इन सब्जियों वगैरह का यूज़ करके भी क्या बना सकते हो, इंडिकेटर आप बना सकते हो। दे कैन आल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर, और इन सभी से भी ये सभी भी एसिड बेस इंडिकेटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किस किस से इंडिकेटर बना सकते हो, नेचुरल इंडिकेटर तो आप बना सकते हो बीट रूट से, पर्पल कैबेज से, टर्मरिक से, इंडियन गूसबेरी यानी कि जामुन से और रेड हिबिस्कस से। आगे है हमारे पास फैसिनेटिंग फैक्ट, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रेंजिया is a plant that grows in cooler climate in the Himalayan region and the northeastern state. हाइड्रेंजिया एक पौधा है जो हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में ठंडे जलवायु में उगता है, यानी कि ठंडी जगह पर उगता है, ये पहाड़ों पर, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों पर और हिमालय रीजन में। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोइल। और ये जो पौधा होता है ये अलग अलग रंग के फूल देता है। किस पे डिपेंड करता है कि जो वहाँ की जो मिट्टी है उसका नेचर कैसा है। मिट्टी के नेचर के अनुसार ही वो क्या देता है, फूलों का रंग देता है। एसिडिक सोयल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर फ्लावर। अगर एसिडिक सोयल है वहाँ की तो फिर कैसे उस पे पौधे पे फूल लगेंगे, तो ब्लू कलर के फूल लगेंगे उस पे। वेयर एज इन बेसिक सोयल, अगर मिट्टी कैसी है, बेसिक है, ठीक है, अगर मिट्टी में बेस ज़्यादा है तो फ्लावर्स आर पिंक और रेड, तो फ्लावर कैसे लगेंगे, पिंक और रेड। Gan Gardner alter the color of the hydrangea flower by adjusting the acidic और basic nature of the soil। आगे ये कह रहा है कि क्या माली मिट्टी की एसिडिक या फिर बेसिक नेचर को एडजस्ट करके हाइड्रेंजिया के फूलों का रंग बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बदल सकते हैं। मान लो अगर वो मिट्टी में एसिडिक सब्सटेंस डाल देगा तो फिर अलग तरह के, तो फिर पिंक या फिर तो फिर किस तरह के लगेंगे, तो ब्लू कलर के लगेंगे। और अगर वो बेसिक सब्सटेंस डाल देगा मिट्टी में तो फिर पिंक या रेड कलर के फूल लगेंगे उस पौधे पे। तो माली क्या कर सकता है, मिट्टी का जो नेचर बदल के, ठीक है, उसको एडजस्ट कर सकता है फूलों के रंग को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.13 टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। हम लिटमस और रेड रोज़ के बारे में अब पढ़ चुके हैं कि वो कैसे इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे। टर्मरिक को कहते हैं हिंदी में हल्दी। हल्दी कैसे एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप इन एक्टिविटी 2.1। हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर का एक्टिविटी 2.1 में यूज़ कर लिया है। कैन यू आल्सो मेक पेपर स्ट्रिप विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर। क्या आप ऐसी ही पेपर स्ट्रिप स्ट्रिप किसी दूसरे नेचुरल इंडिकेटर से बना सकते हैं। फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपने इसको फाइंड आउट करना है ये एक्टिविटी करके। तो एक्टिविटी है हमारे पास 2.5 लेट अस प्रिपेयर। तो ये हल्दी वाली हम एक्टिविटी करेंगे। हल्दी से हम, टर्मरिक से हम क्या बनाएंगे, पेपर स्ट्रिप बनाएंगे इंडिकेटर। टेक ए स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक इन ए पेट्री डिश और कंटेनर एंड ऐड ए लिटल वाटर टू इट, मेक ए पेस्ट। हमने क्या करना है, एक चम्मच हल्दी लेनी है। इसमें पेट्री डिश में, ये पेट्री डिश बनाई गई है, ठीक है, इस तरह की होती है पेट्री डिश। इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल लेना है और उसका पेस्ट बना लेना है, जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। यू मे आल्सो ग्राइंड ए पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। आप ताज़ी हल्दी को पीस कर भी ऐसा कर सकते हैं। केयरफुली डिप ए पीस ऑफ फ़िल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। ध्यान से आपने क्या करना है, ए पीस ऑफ फ़िल्टर पेपर, एक फ़िल्टर पेपर का टुकड़ा लेना है
और उसको इस हल्दी के पेस्ट में आपने क्या कर देना है, डिप कर देना है, डुबो देना है, जब तक कि उस पेपर स्ट्रिप पर, उस फ़िल्टर पेपर पर येलो कलर ना आ जाए। यानी कि वो जो फ़िल्टर पेपर है वो किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा, उसमें हल्दी आ जाएगी। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब इस फ़िल्टर पेपर को आपने बाहर निकाल लेना है और इसको सुखा लेना है। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप। फिर इस येलो पेपर को आपने छोटी-छोटी पट्टियों में काट लेना है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। व्हिच आर यूज्ड एज़ टर्मरिक पेपर, और फिर इसका हमने किसकी तरह यूज़ करना है? टर्मरिक पेपर की तरह यूज़ करना है। अब क्वेश्चन दे दिया, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविज़न ऑफ एन अडल्ट। आपने जो ये स्टेप करने हैं, वो किसी बड़े की देख-रेख में करने हैं। Using a dropper, put a drop of each of the samples used in activity 2.1 one by one on separate pieces of turmeric paper। फिर आपने क्या करना है, एक ड्रॉपर की हेल्प से पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल, जो हमने 2.1 एक्टिविटी में जितने भी सैंपल लिए थे, ठीक है, उन सब सैंपल को एक एक बूंद, ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग जो हमारे पास है पेपर स्ट्रिप है, हम जो हमने बनाई है हल्दी की, ठीक है, उस टुकड़े जो बनाए हैं पेपर स्ट्रिप के, उसके ऊपर गिराना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.4 में आपने रिकॉर्ड करना है। देखो, सबसे पहले हमने लेमन जूस लिया, ठीक है, लेमन जूस जब उसके ऊपर हल्दी की जो स्ट्रिप जो हमने बनाई है, ठीक है, उसके ऊपर जब एक बूंद लेमन जूस गिरेंगे तो क्या होगा, जब सोप सॉल्यूशन गिरेंगे उसके ऊपर तो क्या होगा, और जब आंवला जूस उसके ऊपर गिरेंगे तो क्या होगा? क्या उसमें कोई चेंज होगा? द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ द सैंपल। देखो, जो ये हमने हल्दी का इंडिकेटर बनाया है, अगर आप उसमें लेमन जूस यानी कि कोई एसिडिक आप सब्सटेंस उसके ऊपर गिराओगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब आप उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस गिराओगे उसके ऊपर एक बूंद या दो बूंद, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। हल्दी किस कलर की हो जाएगी? हल्दी हो जाएगी रेड कलर की, ठीक है, वो जो स्ट्रिप है उसका कलर चेंज होएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, तो समझ गए। यानी कि एसिड का तो हल्दी की जो स्ट्रिप हमने बनाई उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर बेस अगर हम उसके ऊपर गिराएँगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। आगे है, व्हाट डिड यू ऑब्ज़र्व? आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो? डू ऑल सैंपल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर? क्या सभी सैंपल टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज कर देते हैं? ग्रुप द सैंपल व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। आपने उ उस सैंपल का ग्रुप बनाना है जो टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। कंपेयर देम विद द सैंपल ऑफ इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। जो हमारी टेबल 2.2 थी, फिर हमने उसके ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी को क्या करना है? कंपेयर करना है। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस? क्या टर्मरिक पेपर का यूज़ हम एसिडिक सब्सटेंस को चेक करने के लिए कर सकते हैं? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी क्लासमेट के साथ डिस्कस करनी है। तो मैंने आपको बता दिया है, जो एसिडिक सब्सटेंस को हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है, हल्दी इंडिकेटर का यूज़ करके। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन conclude that turmeric paper can be used to test basic substances। आप अब हम ये ऑब्जर्वेशन से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो टर्मरिक पेपर है वो बेसिक सब्सटेंस को आप बेसिक सब्सटेंस उसमें टेस्ट करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं कि वो बेसिक है या नहीं, मगर हम वो नहीं कर सकते, एसिडिक को नहीं कर सकते। हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। और हमें एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच में हम इस हल्दी वाले इंडिकेटर से हम उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो एसिडिक में कोई कलर चेंज करेगा और ना ही न्यूट्रल सब्सटेंस में कोई कलर चेंज करेगा, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा न्यूट्रल सब्सटेंस है।
अब ये लड़का कह रहा है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। आई गॉट ए करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट, मेरी वाइट शर्ट पर जो करी का क्या पड़ गया, दाग पड़ गया। और आपको पता है जो करी होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, हल्दी होती है, ठीक है, उसका दाग पड़ गया उसकी शर्ट में। एंड ऑन अप्लाइंग शॉप इट चेंज इट्स कलर, और जब उसके ऊपर साबुन लगाया गया तो इसने इस जो ये दाग पड़ गया था उसने अपना कलर चेंज कर दिया। वाओ, नाउ आई नो द रीज़न, और वाओ, अब मैं इसका कारण जानता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। जो उसकी शर्ट पे जो दाग पड़ गया था, ठीक है, उस वो हल्दी का दाग था, क्योंकि करी में क्या होती है, हल्दी होती है। और जब हल्दी के ऊपर साबुन लगाया जाएगा, साबुन क्या होता है, बेस होता है, साबुन में क्या होता है, बेस होता है। जब उसमें बेसिक सब्सटेंस लगाया जाएगा तो ये हल्दी का जो दाग पड़ा था वो किस कलर का हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इसलिए उसकी कमीज पर साबुन लगाने से क्या पड़ गया, दाग पड़ गया। ठीक है, जैसे इस यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है फैसिनेटिंग फैक्ट, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, हल्दी के बारे में ही है। वाई इज़ टर्मरिक नॉन एज गोल्डन स्पाइस, टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है। Turmeric is a member of the ginger family which is grown in India and other countries. हल्दी अदरक परिवार का एक सदस्य है, जैसे अदरक होती है उसी परिवार का सदस्य है हल्दी। हल्दी अदरक परिवार का एक सदस्य है जिसे भारत और अन्य देशों में उगाया जाता है। A common spice in daily household, it is being researched for benefits beyond the taste and color it provide to the food. रोजाना घरों में इस्तेमाल होने वाला यह मसाला खाने को स्वाद और रंग देने के अलावा इसके अन्य लाभों के लिए भी शोध इस पर किया जा रहा है। यानी कि सिर्फ ये खाने को स्वाद नहीं देता या एक ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, इस पे दूसरी रिसर्च भी की जा रही है। इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, उन पर भी रिसर्च की जा रही है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जो हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, उसमें हल्दी को कई स्वास्थ्य लाभ देने वाला माना जाता है। और इसका इस्तेमाल आम तौर पर बहुत सारी जो घरों में पारंपरिक जो घरेलू उपचार में किया जाता है। यानी कि घरों में इस हल्दी से बहुत ही पुराने समय से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, हमारे भारत में हल्दी का यूज़ एक दवाई की तरह भी होता है। नेक्स्ट है, अश्विन क्रिएटेड a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of गुरु पूर्णिमा। अब अश्विन ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने टीचर को आभार व्यक्त करने के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। अपने टीचर को एक उसने क्या दिया है, टीचर के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ड्राइड इट, उसने वाइट पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगा दिया और उसको सुखा लिया। He wrote his wishes in the teacher's mother tongue, Udiya language, on the dried paper using one of the solution tested in table 2.4। अब उसने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, उसने टेबल 2.4 में जो हमने टेस्ट किए थे, एक घोल का उपयोग करके, एक जो सॉल्यूशन का उपयोग करके टीचर की मातृभाषा, जो टीचर की मातृभाषा थी, टीचर की भाषा थी उड़िया, उड़िया भाषा में अपनी शुभकामनाएं लिखी, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, उसने क्या, उड़िया भाषा में अपनी शुभकामनाएं लिखी। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब कौन सा सॉल्यूशन, मैसेज लिखने के लिए किस सॉल्यूशन का उपयोग किया जा सकता है। हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, उसके टीचर ने इस कॉन्सेप्ट के क्रिएटिव यूज़ की सराहना की। जो उसने क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझा था, टीचर ने उसकी क्या की, प्रशंसा की भी उस लड़के की। ठीक है, क्योंकि वो उसने इसका यूज़ किया था। हल्दी का पहले उसने क्या बनाया, एक पेपर बनाया जिस पे हल्दी लगी हुई थी। फिर उसने क्या किया, उस हल्दी के पेपर पर
क्या लिख दिया, किसी बेस से, कोई भी बेस ले सकता है, सोप का सॉल्यूशन ले सकता है, साबुन का जो सॉल्यूशन है वो ले सकता है, उसकी हेल्प से उसने क्या लिख दिया, उसके ऊपर शुभकामनाएँ संदेश लिख दिया उसने, ठीक है? और जैसे ही वो उसके ऊपर लिखेगा, वो किस कलर का हो जाएगा? वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से टीचर ने उसकी प्रशंसा की कि उस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आर देयर एनी सब्सटेंसेस whose orders change on adding acidic और बेसिक सब्सटेंसेस। आगे हमारे पास है, क्या कोई ऐसे सब्सटेंस है, क्या कोई ऐसे पदार्थ है जिनकी गंध, जिनकी जो ऑर्डर है, जिनकी जो गंध है, वो क्या बेस डालने से या फिर एसिड डालने से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है? तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन से सब्सटेंस होते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस whose order change in an acidic और बेसिक मीडियम। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी गंध, जिनकी ऑर्डर एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इनको क्या कहा जाता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंस जिनकी क्या गंध चेंज हो जाती है, किसमें? एसिडिक या बेसिक मीडियम में, ऐसे सब्सटेंस को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा। एक्टिविटी 2.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का। Take some finely chopped onions in a container along with some strips of clean cotton cloth or filter paper। अब देखो क्या लिया इसने, एक कंटेनर में कुछ बारीक कटे हुए प्याज लें, साथ ही एक साफ सूती कपड़े या फिल्टर पेपर की कुछ पट्टियां भी लें। देखो ये जो अनियन होता है वो क्या है, एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, ठीक है? हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। जिस कंटेनर में आपने प्याज के छोटे छोटे टुकड़े और फ़िल्टर पेपर या क्लॉथ डाला है, उसको आपने क्या सारी रात उसको कंटेनर को बंद कर देना है, सारी रात के लिए छोड़ देना है। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। फिर आपने उस कंटेनर में से जो आपने या तो कॉटन की क्लॉथ लिया था उसकी या फिर फ़िल्टर पेपर की 2 पट्टियाँ आपने लेनी है और फिर उसका जो गंध है उसको सूंघ के देखना है कि उसमें कैसी गंध आ रही है। जब दोनों वो पट्टियाँ लेंगे हम तो उसमें किसकी गंध आएगी? क्योंकि प्याज़ में बहुत ज़्यादा गंध होती है, उसमें किसकी गंध आएगी? अनियन की गंध आएगी। Keep them on clean surface and put a few drops of tamarind water on one strip and a few drops of baking soda solution on the other। अब उनको वो जो पट्टियाँ हैं उनको एक क्लीन सरफेस पे हम रखेंगे और कुछ ड्रॉप्स, जो पहली स्ट्रिप है उस पे इमली के पानी की, क्योंकि इमली का पानी क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक इमली के पानी की कुछ बूंदें गिरेंगे और कुछ बूंदें क्या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द अदर, और दूसरी जो पट्टी पर हम क्या करेंगे, बेकिंग जो सोडा है उसका सॉल्यूशन गिराएंगे। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप। अब जो ड्रॉप्स हैं उनको स्ट्रिप पर फैलने दें। चेक द ऑर्डर अगेन। अब हम दोबारा से उन दोनों पट्टियों की क्या गंध को चेक करेंगे। 2 पट्टियाँ थी हमारे पास, ठीक है? 2 पट्टियाँ ली थी। हमने एक पट्टी में क्या किया था, किसकी बूंदें गेरी थी? टैमरिंड वाटर की, और दूसरी पट्टी पर किसकी गेरी थी? हमने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की। अब हमने चेक करना है कि क्या उनकी जो ऑर्डर में, उनकी गंध में क्या फ़र्क आया। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप। क्या आपने, क्योंकि ये दोनों अनियन स्ट्रिप थी, क्या उनमें आपने कोई नोटिस किया कि उसमें कोई उनकी जो गंध में कोई परिवर्तन आया है? बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम, ठीक है? टैमरिंड वाटर और बेकिंग सोडा गिराने से पहले और बाद में आपने कुछ नोटिस किया कि उनमें कोई चेंज आया है, उनकी गंध में कोई चेंज आया है? नोट योर ऑब्जर्वेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन को आपने नोट करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से ही आपने
दूसरे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस लेने हैं और इसी तरह यही एक्टिविटी करनी है आपने और फिर चेक करना है कि क्या इन पट्टियों में कोई गंध में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया। फिर अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करना है। और इसने आगे ये बताया नहीं आपको इस बुक में कि क्या चेंज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या चेंज होगा। देखो, जो बारीक कटे हुए प्याज हैं यानी कि प्याज है, वो एक मैंने आपको बता दिया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। जब उस पर ये दोनों प्याज वाली पट्टियाँ हैं, ये दोनों प्याज वाली पट्टियाँ हैं, जब उस पर क्या गिराया जाएगा, कोई एसिड गिराया जाएगा, तो उसकी गंध में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसकी गंध में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्याज की वैसी ही तीखी गंध आपको आएगी उस पट्टी से। मगर जब उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस गिराया जाएगा, जैसे इसमें इस जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो एक्टिविटी की है, इसमें हमने क्या गिराया था, इसके ऊपर हमने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन गिराया था जो एक बेस है, तो उसमें उसकी गंध क्या हो जाएगी, प्याज की जो गंध है ना, वो गायब हो जाएगी, आपको आएगी नहीं उसमें प्याज की गंध, ठीक है? तो बेस गिराने से यानी कि बेस के साथ जो प्याज की पट्टी है यानी कि जो प्याज है उस वो क्या हो जाता है, ओडरलेस हो जाता है, उसमें कोई भी गंध नहीं रहती। मगर जब हम उसमें एसिड गिरेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा प्याज था, जैसी प्याज की गंध थी वैसी ही आपको आएगी। ये मैंने आपको नॉलेज दे दी, ठीक है? आगे है हमारे पास, अब साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है एक, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। नो ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को हम जानते हैं, ठीक है? क्या जाने? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को आधुनिक भारत का केमिस्ट्री विज्ञान के पिता के रूप में माना जाता है। उनको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। ही अर्न ए डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से अ, जो केमिस्ट्री है, ठीक है? केमिस्ट्री में जो सब्जेक्ट है जो साइंस का, केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और भारत लौट आए। He contributed toward advancing scientific research in India. उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। He also established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicines in 1901. उन्होंने 1901 में भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो क्या बनाती है? दवाइयाँ बनाती है। 1901 में उन्होंने भारत में पहली बार फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की। ही वाज ए पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन। वे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं में निहित व्यक्ति थे, यानी कि वो भारतीय संस्कृति और भारत का जो ज्ञान है उसमें विश्वास रखते थे। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। भारत में केमिस्ट्री के इतिहास पर अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और विशेषज्ञता को आधुनिक दुनिया के सामने रखा। राय, a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institution. राय एक सामाजिक सुधारक भी थे। राय एक सामाजिक सुधारक ने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग की भी वकालत की, यानी कि वो ये मानते थे कि भारत में जो भी शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए। मान लो कोई महाराष्ट्र में रहने वाला है तो उसको उसकी मातृभाषा मराठी होगी तो उसको मराठी में दी जाए। कोई बंगाल में रहने वाला है तो उसको जो उसकी शिक्षा है वो किस में दी जाए? बंगाली में दी जाए। यानी कि वो इसकी क्या करते थे? वकालत करते थे कि ऐसा ही होना चाहिए कि सभी को शिक्षा उनकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.2, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंसेस बेसिक सब्सटेंसेस से मिक्स होते हैं, तब क्या होता है? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ये एक्सपेरिमेंट करके। एक्टिविटी 2.7, लेट अस
experiment. Take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it. Observe the color. आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में नींबू के रस की एक बूंद लें और इसमें लगभग 20 बूंदें पानी की मिलाएं। ठीक है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। फिर आपने क्या करना है, इसमें ब्लू लिटमस की क्या करनी है, ऐड ए ड्रॉप, एक ब्लू लिटमस की एक बूंद इसमें में गिरानी है। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, क्या आप कोई कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं। स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एंड स्विल इट वेल। आपने फिर धीरे से कुछ ड्रॉप्स लाइम वाटर की इस टेस्ट ट्यूब में डालनी है, ऐड करनी है विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की हेल्प से, और फिर इसको स्विल करना है, थोड़ा सा आपने इसको हिलाना है, मिक्स कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज हुआ है। ए स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। एक स्टेज फिर ऐसी आएगी जब इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन। फिर दोबारा से इस सॉल्यूशन में हमें एक ड्रॉप लेमन जूस की इसमें मिलानी है। कैन यू प्रिडिक्ट वाई देयर इज ए चेंज इन कलर, आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलर में चेंज क्यों हुआ। आप देखो ये बताएगा आपको, ठीक है, कि कैसे हुआ था। इनिशियली व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। शुरू में जब नींबू के रस के घोल में नीले लिटमस घोल की एक बूंद मिलाई जाती है तो घोल का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, नींबू के रस में जब नीला लिटमस मिलाया जाएगा तो उसका कलर जो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। जब इस टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी यानी कि लाइम वाटर को मिलाया जाता है तो घोल का रंग लास्ट में लाल से नीले में बदल जाता है। दिस shows that solution in the test tube is no longer acidic। यह दर्शाता है कि टेस्ट ट्यूब में घोल अब एसिडिक नहीं है। पहले क्या था, एसिडिक था जब वो नींबू का उसमें था। ठीक है, नींबू का उसमें पानी था। तो जब हमने उसमें क्या डाल दिया, जब उसमें हमने क्या डाला था, उसमें व्हेन द लाइम वाटर डाला था जब उसमें, तो फिर वो अब लास्ट में वो एसिडिक नहीं रहा। लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड। जो लाइम वाटर था ना, उसने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic। जब एक when the solution of एन एसिड, जब एक सॉल्यूशन है एसिड का, उसको मिक्स किया जाता है बेस के सॉल्यूशन के साथ उचित मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में, कम ज़्यादा नहीं, एक क्वांटिटी होती है उस मात्रा में जब उसको हम मिक्स कर देंगे एसिड और बेस को, तो क्या होएगा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन अब बना है उन दोनों को मिक्स करने से, वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, यानी कि वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सच रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, दो चीज़ें बनती हैं, साल्ट और वाटर, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और साल्ट और वाटर तो बनता है, और क्या पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, हीट रिलीज होती है। तो जब एसिड और बेस को मिलाया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, साल्ट, वाटर और हीट। देयर आर मैनी एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन
ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां आप इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को देख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। आओ फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। अब देखो आपको इसमें 3 एग्जांपल दिखाए जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सिचुएशन 1 है, पहला एग्जांपल देखो देखो उसने क्या लिया है। कीर्ति वाज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन ए ट्री ट्रंक। कीर्ति बगीचे में एक तितली को देख रही थी, उसका हाथ एक पेड़ के तने पर टिका हुआ था। सडनली ए रेड एंट bit her, leaving her skin red with stinging pain. अचानक एक लाल चींटी ने उसे काट लिया, जिससे उसकी त्वचा लाल हो गई और दर्द होने लगा। हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मोस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया विच रिलीव्ड द पेन। उसके भाई ने उसकी मदद की और जहाँ पर चींटी ने उसको काटा था उस एरिया पर उसने गीला बेकिंग सोडा लगाया। थोड़ा बेकिंग सोडा को गीला करके उसने लगाया, जिससे दर्द कम हो गया। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीज़न फॉर दिस? आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है कि जैसे ही उसने गीला बेकिंग सोडा उस जगह पर लगाया, उसका दर्द ठीक हो गया? तो अब इसका ये आंसर देगा आपको। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब एक लाल चींटी काटती है तो वह त्वचा में एक एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। यानी कि जब चींटी काटती है तो क्या छोड़ देती है हमारी त्वचा में? फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज बेस। और अगर हमें उसके जो उसी फॉर्मिक एसिड के कारण हमें दर्द होता है, अगर हम उस दर्द को कम करना चाहते हैं तो फॉर्मिक एसिड वो एक एसिड है, एसिड को अगर हमें उसके मतलब उसको उसके प्रभाव को कम करना है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा? उसके साथ हम बेस मिला देंगे। ठीक है। एसिड के प्रभाव को गीला बेकिंग सोडा जो एक बेस है रगड़ कर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। यानी कि वो एक तरह की क्या बन गई? उस दर्द की दवाई बन गई। एसिड और जब बेस मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंड बाइट्स इन योर रीजन? और ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एरिया में लोग चींटी के काटने के इलाज के लिए किन उपायों का उपयोग करते हैं? अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा करते हैं तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है। तो ये आप कौन सा मेथड अपनाते हैं अगर चींटी काट जाए, लाल चींटी काट जाए? अब है हमारे पास सिचुएशन 2। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। On the Farmers Portal, an online platform from the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, a query from a farmer state, my plant are not growing well lately। अब जैसे ऑनलाइन होता है ना, तो किसानों के लिए भी सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, किसान पोर्टल जिसको कहते हैं, किसान पोर्टल। ठीक है। किसान पोर्टल पर एक किसान का एक प्रश्न था, एक क्वेश्चन पूछा उसने ऑनलाइन। मेरे पौधे हाल ही में अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, कि उसकी जो फसल है ना, उसके पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। आफ्टर ए डिटेल्ड डिस्कशन it was found that the excessive use of chemical fertilizer substances added to soil to help plant grow better made the soil acidic। अब विस्तृत चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद यह पाया गया कि केमिकल फर्टिलाइज़र, वो क्या होता है केमिकल फर्टिलाइज़र? मिट्टी में मिलाए जाने वाला पदार्थ जो पौधों को बेहतर ढंग से बढ़ने में मदद करता है। यानी कि आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल खाद जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। ठीक है। वाइट वाइट कलर की होती है, आपने देखा भी होगा किसानों को छिड़कते हुए खेतों में। तो वो जो खाद है उस केमिकल के कारण, उस केमिकल फर्टिलाइज़र के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी को उसने क्या बना दिया है? क्या बना दिया है? एसिडिक बना दिया है। यानी कि अगर किसान अपनी खेत में मिट्टी में ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो उनकी जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू
हिम। अब एसिडिक होगी तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? बेस डालना पड़ेगा। उसे क्या उपाय दिया जा सकता है? यानी कि उस मिट्टी का क्या इलाज किया जा सकता है? व्हेन द सोइल इज़ टू एसिडिक, जब जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, जो पौधे हैं वो फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं करते। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम व्हिच इज़ बेस, तो उसमें उसका इलाज क्या है? उसमें क्या दिया जाता है? लाइम मिला दिया जाता है, चूना मिला दिया जाता है, जो एक बेस है। यानी कि अगर एसिड के प्रभाव को कम करना है, तो हम उसमें बेस मिला देंगे, और चूना क्या होता है? लाइम क्या होता है? एक बेस होता है, तो फिर वो मिट्टी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। इफ़ द सोइल इज़ बेसिक, अगर सोइल में बेस ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट, और अगर मिट्टी में बेस है तो इसमें खाद और कंपोस्ट की गई पत्तियां जैसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर हम डालेंगे। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आ जाता है? देसी खाद आ जाती है, जैसे गोबर की खाद वगैरह या पत्तियों की खाद, फिर वो उसमें मिलाई जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एसिड छोड़ते हैं, और फिर ये जो एसिड है वो मिट्टी का जो बेसिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि फिर वो मिट्टी ठीक हो जाती है। समटाइम्स द सोइल में बी न्यूट्रल बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल। और कभी कभी जो मिट्टी है वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है, ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, वो न्यूट्रल होती है, लेकिन फिर भी क्या उसमें उगने वाले पौधे स्वास्थ्य खराब दिखा सकते हैं, यानी फिर भी उसमें उगने वाले जो पौधे हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक है? और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हो सकता है कि उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। अब आ गई हमारे पास सिचुएशन 3, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर सेज स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया, जो अश्विन का दोस्त गुरबीर है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया आपको पता है क्या होता है? जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है? ऐसे एरिया के पास वो रहता है। ही शेयर्ड with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day, और फिर उसने क्या बताया? उन्होंने उसके साथ साझा किया कि उनके पड़ोस की झील में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। ठीक है? आगे है, व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेज फॉर दिस, आपके विचार में इसका कारण क्या हो सकता है कि भाई जो लेक है, झील है, उसमें मछलियों की संख्या कम क्यों हो रही है? क्या कारण हो सकता है इसका? इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक, और यह कारखाने के कचरे को झील में छोड़े जाने के कारण हो सकता है, यानी कि कारखाने का जो भी कचरा है, जो भी केमिकल्स हैं वो झील में डाल दिए जाते हैं, उसका कारण ये हो सकता है। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इन एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, यदि कारखाने का जो कचरा है अगर वो एसिडिक है नेचर में, तो झील में मछलियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? अब उपाय बताएगा वो। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक, अब कारखाने में कचरे को झील में छोड़ने से पहले पहले क्या उसमें क्या मिला दिया जाता है? क्या मिलाया जाएगा? उसमें जो बेसिक सब्सटेंस मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि कारखाने में जो भी केमिकल होते हैं वो अधिकतर एसिडिक होते हैं। अगर झील में गिराने से पहले उसमें उस एसिडिक सब्सटेंसेस में क्या मिला दिया जाए? बेसिक सब्सटेंस मिला दिया जाए, तो दोनों तो एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इससे फिर क्या मछलियाँ बच सकती हैं। लेट अस रैप अप, आइए अब फिर ख़त्म करते हैं, इसको रैप अप करते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्तिज पेपर शीट्स व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम, क्या अब आप बता सकते हैं कि अश्विन और कीर्ति के कागज़ों पर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आपका स्वागत है शब्द क्यों प्रकट हुए जब उन पर एक लिक्विड छिड़का गया? ये पाठ के बिल्कुल हमने शुरू में किया था। अब आपको इसका कारण पता लग गया होगा, और ये बता भी रहा आगे। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, डैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग ए टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड ए सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर, क्या
आपको लगता है कि यह एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि छिड़कने वाले लिक्विड के लिए हल्दी का घोल, यानी कि जो छिड़का गया था वो हल्दी का घोल था और कागज़ पर लिखने के लिए साबुन के घोल का उपयोग किया गया हो। तो इसने आंसर दे दिया कि कैसे वो अपीयर हो गए थे, कैसे एकदम से वो आ गए थे शब्द छिड़कने से। ठीक है, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।